हेलो गाइज, अजमेरो ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। हमारे शरीर में कोशिकाओं में उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जल, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड इन हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। यानी हम जो भी भोज्य पदार्थ खाते हैं उसमें यूरिया, यूरिक एसिड इस प्रकार जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो उपस्थित रहते हैं। अगर वो हमारे शरीर में निरंतर बने रहेंगे तो उनसे हमारी कोशिकाओं को हानि पहुंचेगी और वो धीरे धीरे हमारी कोशिकाओं को नष्ट कर देंगे। कोशिकाएं नष्ट होने के बाद हमारा शरीर भी नष्ट हो जाएगा। तो इस कारण उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से उत्सर्जन यानी बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में तंत्र लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। हमारे शरीर में उत्सर्जन यानी एक्सक्रीटरी होने के बहुत सारे तंत्र उपस्थित होते हैं और बहुत से अंग मिलकर उत्सर्जन करते हैं। जैसे त्वचा, हमारे जो त्वचा पर पसीना होता है वो क्या होता है, एक उत्सर्जन प्रक्रिया होती है। हम जो जल लेते हैं उसमें जो पौष्टिक आहार होता है उसे तो हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है या ले लेता है, और जो बेकार अपशिष्ट पदार्थ होता है वो हमारे पसीने के द्वारा यानी त्वचा से बाहर निकल जाता है। और हमारी त्वचा से दो और अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। एक तो होता है सीबम, जब हम कभी सोते हैं तो हमारे नाक के ऊपर चिपचिपा यहाँ पसीना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीबम। और एक होता है नमक, जो भी हम भोज्य पदार्थ में नमक की मात्रा रहती है, जो वो सोडियम उपस्थित रहता है, तो वो सोडियम हमारे शरीर में से किस प्रकार बाहर निकलता है, त्वचा द्वारा बाहर निकलता है। और जो हमारा पसीना होता है उसमें नमक की मात्रा उपस्थित रहती है। तो हमारे शरीर से नमक कैसे बाहर निकलता है, पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाता है। त्वचा से 3 पदार्थ उत्सर्जन होते हैं, पसीना, सीबम और एक नमक। उत्सर्जन का अगला अंग है फेफड़ा यानी लंग्स। फेफड़ों द्वारा यानी हम जो श्वास लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन मिली होती है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो CO2 मिली होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम उत्सर्जित करते हैं यानी एक्सक्रीटरी करते हैं। तो हमारे फेफड़े ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके क्या निकालते हैं, CO2, और हमारे फेफड़े वाष्प को भी उत्सर्जन करते हैं। कभी हमने सर्दियों में देखा होगा कि जब हम श्वास भरते हैं और फिर बाद में इस प्रकार श्वास को छोड़ते हैं तो कुछ धुएं जैसा निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाष्प। फेफड़ों से अगला उत्सर्जन होता है बलगम। जब हमें कभी खांसी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, तो हमारे फेफड़ों में बलगम जम जाता है, तो हम जोर से सांस लेके उस बलगम को थूकते हैं, फेफड़ों की सहायता से बाहर निकालते हैं। तो फेफड़ा और क्या उत्सर्जन करता है, बलगम। उत्सर्जन का अगला तीसरा अंग है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। बड़ी आंत से क्या उत्सर्जन होता है, जो भी हम भोज्य पदार्थ खाते हैं वो पाचन होने के बाद भोजन का अपशिष्ट पदार्थ यानी बचा हुआ पदार्थ किसके द्वारा उत्सर्जन होता है, और जो हम भोजन खाते हैं वो किस में बदलता है, वो काइल में बदल जाता है। तो वो जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, भोजन का बचा हुआ पदार्थ किसके द्वारा उत्सर्जन होता है, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा। उत्सर्जन का अगला अंग है यकृत यानी लीवर। लीवर का काम होता है अमोनिया को यूरिया में बदलना, यानी अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करना।
तो लीवर का काम क्या होता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करना। कभी आपने देखा होगा कि कोई इंसान है, जैसे उसने जहरीला पदार्थ खा लिया, तो फिर उसके किस शरीर के किस अंग से पता लगाया जा सकता है कि भाई वो उसने जहरीला पदार्थ लिया है, उसकी मृत्यु कैसे हुई? लीवर, यानी लीवर की जांच होती है, उसमें पता लगाया जा सकता है कि इस इंसान ने जहर खाया है। उत्सर्जन का अगला अंग है वृक्क, यानी किडनी। यह हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग होता है। यह हमारे ब्लड को फिल्ट्रेशन भी करता है, यह हमारे यूरिया और पेशाब उनका भी उत्सर्जन करता है। शरीर के तरल अपशिष्ट पदार्थ किसकी सहायता से हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं? वृक्क, यानी किडनी की सहायता से हमारे शरीर से उनका उत्सर्जन होता है। किडनी सेम के आकार के हमारे शरीर में 2 अंग होते हैं और यह कहाँ उपस्थित रहते हैं? यह एब्डोमेन के पीछे, यानी जो हमारा सामने का पेट होता है उसके जस्ट पीछे की साइड मेरुदंड के दोनों ओर उपस्थित रहते हैं। आइए अब हम जानते हैं जो किडनी होती है वो हमारे ब्लड को किस प्रकार फिल्ट्रेशन करती है। यानी सबसे पहले शुद्ध रक्त किडनी रेनल आर्टरी के द्वारा महाधमनी एरोटा के माध्यम से कहाँ पहुँचता है? हमारी किडनी यानी वृक्क में पहुँचता है। रक्त फिल्ट्रेशन होने के पश्चात किडनी से निकलकर महाशिरा यानी वेना कोवा के माध्यम से कहाँ पहुँचता है? हमारे हृदय यानी हमारे हार्ट तक पहुँचता है। फिल्ट्रेशन के बाद महाशिरा होता हुआ कहाँ पहुँचता है? हमारे हृदय में पहुँचता है। तो हमारी किडनी में रक्त का फिल्ट्रेशन यानी ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे होता है? जो शुद्ध रक्त होता है वो किडनी आर्टरी, जो रेनल आर्टरी होती है, उसके द्वारा महाधमनी यानी एरोटा के माध्यम से कहाँ पहुँचता है? किडनी में पहुँचता है। किडनी में पहुँचने के बाद उसका फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद किडनी से बाहर निकलता है, किसके द्वारा? महाशिरा वेना कोवा के माध्यम से कहाँ पहुँचता है? हमारे हार्ट यानी हृदय में पहुँचता है। वृक्क यानी किडनी का आकार 10 से 12 सेमी लंबा, 5 से 7 सेमी चौड़ा और 3 सेमी मोटा। तो हमारे किडनी का आकार क्या होता है? 10 से 12 सेमी लंबा होता है, 5 से 7 सेमी चौड़ा होता है और 3 सेमी मोटा होता है। हमारे शरीर में 2 किडनियों के आकार में थोड़ा डिफरेंट होता है। जो हमारे बाईं ओर की किडनी होती है वो थोड़ा आकार में छोटी होती है और उसकी उपस्थिति इसके आधार से थोड़ी नीचे उपस्थित होती है। किडनी का जो बाहरी भाग होता है वो क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। और जो आंतरिक भाग होता है वो क्या कहलाता है? मेडुला। और किडनी के जस्ट ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, वो कौन सी ग्रंथि होती है? एड्रिनल ग्लैंड्स। किडनी का बाहरी भाग कॉर्टेक्स का काम क्या होता है? यहाँ ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। किडनी का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? मेडुला। मेडुला किडनी का आंतरिक भाग एक शंक्वाकार जैसे छोटे छोटे भागों में बटा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पिरामिड। मेडुला का काम क्या होता है? जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे किस में भेजता है? पेल्विक। यहाँ पर पेल्विक अंग उपस्थित होता है, उसमें क्या भेजता है? ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। हमारा शरीर जो पौष्टिक आहार होता है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है, उनको तो हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है यानी किडनी के फिल्ट्रेशन होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो किसके माध्यम से बाहर निकलता है? जो पिरामिड होता है, मेडुला होता है, वो जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको किसकी तरफ भेजता है? पेल्विक यानी पेल्विस की तरफ भेजता है। और जो पेल्विक होता है उस नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को किसके द्वारा बाहर निकालता है?
इसके जस्ट नीचे यूरेटर यानी मूत्र वाहिनी उपस्थित होती है। तो मूत्र वाहिनी द्वारा अपशिष्ट पदार्थ कहाँ पहुँचता है? हमारे ब्लैडर में पहुँचता है। किडनी का अगला अंग है नेफ्रॉन। वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी में यानी प्रत्येक वृक्क में 1.25 मिलियन नेफ्रॉन उपस्थित रहते हैं। जो प्रत्येक किडनी होती है, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन उपस्थित रहते हैं? 1.25 मिलियन। ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है? जो रक्त के छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें छानने का काम किसका होता है? ग्लोमेरुलस का। और ये नेफ्रॉन के जस्ट आगे उपस्थित होता है। नेफ्रॉन का पीछे का भाग यानी ग्लोमेरुलस के जस्ट पीछे का भाग क्या कहलाता है? बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल में आवश्यक पदार्थों का वापस पुनः अवशोषण होता है और उसके बाद यूरिया को अलग कर दिया जाता है। इसी में एक कुंडलित नलिका निकलती है। उस नलिका को हम क्या कहते हैं? हेनले लूप। आइए अब हम जानते हैं कि जो हमारे किडनी होते हैं इसका क्या क्या काम होता है। एक तो फर्स्ट काम होता है कि जो हमारा ब्लड होता है उसको छानने का काम होता है। दूसरा काम होता है पेशाब का निर्माण करना यानी यूरिन का निर्माण करना। और जो अम्लीय और क्षार होता है उनका संतुलन बनाए रखना। और एक जो किसी कारण हमारे कोई विषाक्त पदार्थ ले लेते हैं तो उसको निष्क्रिय कर देता है। तो हमारे शरीर में जो जहरीला पदार्थ होता है, जो जहरीले अपशिष्ट होते हैं, उनको निष्क्रिय कौन करता है? किडनी करती है। पहला है फिल्ट्रेशन यानी छानने का काम करता है। हमारे किडनी में ब्लड को छानने का काम होता है। और शुद्धिकरण, हमारे ब्लड में शुद्धिकरण वो फेफड़ों द्वारा होता है, बल्कि किडनी शुद्धिकरण में नहीं आती है। शुद्धिकरण कहाँ से होता है? हमारे फेफड़ों द्वारा होता है। हमारे किडनी का काम केवल ब्लड को छानने का काम होता है, केवल फिल्ट्रेशन का काम होता है। किडनी का दूसरा कार्य होता है पानी तथा इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखना। किडनी का तीसरा कार्य है रक्तचाप बनाए रखना। हमारे शरीर में जो हार्ट ब्लड पंप करता है उसे हम क्या कहते हैं? रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रण रखने का किसका काम होता है? किडनी का। तो हमारी किडनी रक्तचाप को संतुलन बनाए रखने में भी अपनी अहम भूमिका निभाती है। किडनी का चौथा कार्य है शरीर में कैल्शियम तथा पोटेशियम के स्तर को बनाए रखना। किडनी का अगला कार्य है शरीर में कैल्शियम तथा पोटेशियम के स्तर को बनाए रखना यानी संतुलन बनाए रखना। किडनी का अगला कार्य है रेनिन का निर्माण करना। रेनिन एक प्रकार का एंजाइम होता है जो हमारे शरीर में जो हम भोज्य पदार्थ खाते हैं उनका पाचन करना। अगला अंक है मूत्र वाहिनी, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरेटर। मूत्र वाहिनियों की संख्या 2 होती है जो हमारे किडनी के यूरेटर से जुड़ी होती है और ये नीचे कहाँ खुलती है? मूत्राशय के पश्च भाग में जाकर खुलती है। प्रत्येक मूत्र वाहिनी यानी जो यूरेटर होता है इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेमी। मूत्र वाहिनियों में क्या होता है? क्रमाकुंचन। किडनी से निष्कासित यूरिन मूत्र वाहिनियों यानी यूरेटर द्वारा
पेरिस्टाल्टिक यानी क्रमाकुचन करता हुआ हमारा यूरिन कहाँ पहुँचता है? ब्लैडर में पहुँचता है। अगला अंक है मूत्राशय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये एक लचीली डिस्टेंसिबल थैली होती है जिसके अंदर 200 से 400 मिलीलीटर यूरिन स्टोर होता है। जो हमारी ब्लैडर थैली होती है ये क्या होती है? डिस्टेंसिबल यानी एक लचीली थैली होती है। उसके अंदर कितना यूरिन स्टोर होता है? 200 से 400 मिलीलीटर। जब मूत्राशय में यानी यूरिनरी ब्लैडर में 300 से 500 मिलीलीटर यूरिन स्टोर हो जाता है यानी एकत्रित हो जाता है तो हमें मूत्र विसर्जन करने का आभास हो जाता है। और हमारे यूरिन में कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ मिले हुए होते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड, कैटिनाइन, सोडियम तथा पोटेशियम और कैल्शियम। और हम रोजाना 1 से 1.5 लीटर मूत्र विसर्जन करते हैं। यानी एक दिन में हम कितना मूत्र विसर्जन करते हैं? 1.5 लीटर। इसके अलावा हमारे यूरिन में 95% जल उपस्थित होता है और यूरिया 2% उपस्थित होता है। हमारे यूरिन का पीएच मान कितना होता है? 4.8 यानी हमारे यूरिन का पीएच मान कितना होता है? 4.8। इसका मतलब हमारा यूरिन अम्लीय होता है। अगर 7 से ऊपर होता तो क्षारीय होता, तो 7 से नीचे है तो हमारे यूरिन का पीएच कितना है? 4.8 यानी अम्लीय होता है। और हमारे यूरिन का जो कलर होता है वो पीला होता है। वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। पीला रंग यूरोक्रोम के द्वारा। और जो हमारे यूरिन यानी हमारे पेशाब में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? उसमें अमोनिया के कारण आती है। अमोनिया के कारण। आइए अब हम किडनी से रिलेटेड डिजीज यानी बीमारियों के बारे में समझते हैं। किडनी से रिलेटेड पहली डिजीज यानी बीमारी होती है जो आम बीमारी होती है और कभी कभी तो हर इंसान के ये उपस्थित रहती है, वो होती है स्टोन यानी पथरी। ये किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सीलेज की। ये कहाँ पर भी हो सकती है? या हमारे किडनी में भी उपस्थित हो सकती है या हमारे जो ब्लैडर होता है उसमें भी उपस्थित रहती है। और कभी कभी है ना जो किडनी में स्टोन होती है वो हमारे यूरिन के साथ जब मूत्रवाहिनी द्वारा यूरेटर द्वारा ब्लैडर तक पहुंचती है उस टाइम हमारे बहुत ज़्यादा पेन होता है। और कभी देखना जो स्टोन वाले होते हैं जिनके किडनी के अंदर जो स्टोन होती है ना उनके क्या पीठ में ज़्यादा दर्द रहता है और स्टोन की वजह से कभी कभी हमारा यूरिन भी रुक जाता है यानी हमारे जो मूत्र होता है उसमें रुकावट बन जाती है। दूसरी है यूरेनिया। यह हमारे शरीर में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के कारण होती है। तीसरी है गठिया। यह हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होती है। यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होती है? गठिया। किडनी डैमेज। इसमें क्या होता है कि अगर हमारी किडनी खराब हो जाती है तो उसमें क्या है कि ट्रांसप्लांट हो सकता है यानी कोई रिश्तेदार हो, कोई माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी है ना अपनी एक किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकता है। और एक जैसे किसी इंसान की मृत्यु हो गई है तो उसकी जो किडनी होती है उसे हम 48 हॉर्स यानी 48 घंटे के अंदर अगर ट्रांसप्लांट कर देवें तो वो किडनी
वापस सुचारू रूप से, जिसके पास किडनी डैमेज हो चुकी है उसके वापस काम करना शुरू कर देती है। अगर हमारी किडनी में उपस्थित नेफ्रॉन की जो कोशिकाएं होती है वो काम करना बंद कर देती है तो हमारे ब्लड को और हमारे यूरिन को, इनको अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको फिल्टर कौन करेगा? तो उसके लिए अत्याधुनिक मशीन बनाई जा चुकी है। उसे हम क्या कहते हैं? डायलिसिस। डायलिसिस को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल किडनी। जो डायलिसिस मशीन होती है वो किस प्रकार काम करती है? जब हमारे किडनी की नेफ्रॉन कोशिकाएं काम करना बंद कर देती है तो हमारे रक्त में अपशिष्ट पदार्थों का जमाव हो जाता है। तब रक्त को शरीर से बाहर निकाला जाता है और एक सेलुलोज की बनी टंकी में भरा जाता है और वहाँ पर उसका फिल्ट्रेशन किया जाता है, यानी जो रक्त में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको अलग किया जाता है और फिर शुद्ध रक्त होता है उसको पुनः वापस शरीर में भेज दिया जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डायलिसिस करवाना। जब रक्त को पुनः वापस शरीर में भेजा जाता है तब उसमें हेपेटिन नामक प्रोटीन मिलाया जाता है जिससे रक्त जमे नहीं, यानी रक्त का जमाव ना हो।